अगर मार्केट में आपको एक 100 रुपये की चप्पल मिल रही है ना, तो 10 रुपये की चप्पल भी मिल जाएगी, लेकिन क्वालिटी में फ़र्क होगा। ऐसे ही हेयर ट्रांसप्लांट में भी है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ यासर और स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं अपनी 1 मंथ की अपडेट। मेरा 1 महीना हो गया है हेयर ट्रांसप्लांट को, जो कि मैंने 16 नवंबर को कराया था यूजेनिक्स क्लिनिक से, जो कि मेरा सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट है, क्योंकि मेरा पहला हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो गया था। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उसमें, जिसके लिए मैंने वीडियो डिटेल में डाली हुई है, जो कि आई बटन पर लगी हुई है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि 1 मंथ बाद मेरी क्या सिचुएशन है, और 1 महीने बाद अगर मैं लास्ट कंपेयर करूं अपने प्रीवियस हेयर ट्रांसप्लांट से और आज के हेयर ट्रांसप्लांट से, तो क्या क्या डिफरेंस है, कितना मेरा शेड हो गए हैं हेयर जो कि होने थे, शेडिंग फेस आता है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद। ये सारी डिटेल मैं आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं या मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मेरी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी आपके लिए एक लेसन बन सकती है और आपको काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस और नॉलेज मिल सकती है अगर आप फ्यूचर में अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने की सोच रहे हैं। इसके अलावा मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है जिसमें मैंने अपनी पूरी 2 साल की जर्नी डाली है अपने हेयर ट्रांसप्लांट की। उसको अगर आप देखना चाहते हैं, वो भी मैं आई बटन पर लगा दूंगा, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपको कोई सवाल पूछने की शायद ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपके साथ सारी डिटेल्स शेयर की हैं। लेकिन फिर भी आप अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है आपके मन में, गाइडेंस चाहते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर देखा जाए तो हेयर ट्रांसप्लांट के 1 हफ्ते बाद और या मैक्सिमम 2 हफ्ते बाद शेडिंग फेस स्टार्ट हो जाता है। मेरा भी नॉर्मली हो गया था, लेकिन मेरा जो शेडिंग हुई है इस बार वो बहुत ज़्यादा नहीं हुई है अभी तक। अगर मैं 1 महीने का कंपेयर करूँ पुराने वाले अपने हेयर ट्रांसप्लांट से, तो ये मेरी वीडियो थी 1 महीने के हेयर ट्रांसप्लांट अपडेट की, जिसमें देखें तो मेरे जितने भी हेयर लगे थे सारे के सारे शेड हो गए। और मेरा जो सर है वो इस तरह है कि जैसे मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ ही नहीं था, बिल्कुल गायब। लेकिन अगर मैं इस हेयर ट्रांसप्लांट की बात करूं, तो मेरा जो शेडिंग हुई है वो सिर्फ 40 या 50% हुई है, बाकी नहीं हुई है। तो दिखने में मेरा हेड बहुत ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा है। लेकिन अगर मैं पिछले हेयर ट्रांसप्लांट की बात करूँ तो बहुत ही बुरा लग रहा था। मेरी हेयर लाइन प्रॉपरली आप देख सकते हैं, हेयर लाइन पिछली बार बिल्कुल गायब ही हो गई थी। उसका रीज़न ये भी है कि मेरे इसमें कुछ पुराने हेयर भी हैं, लेकिन फिर भी मेरा जो शेडिंग हुई है वो बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, क्योंकि जो मेरी ग्राफ्ट लगी है वो अभी भी ग्रो कर रही हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। अभी तक तो अपडेट यही है। मेरी हेयर लाइन प्रॉपर आप देख ही सकते हैं। टेम्पोरल भी मेरा ठीक ठाक है। यहाँ से थोड़ी शेडिंग ज़्यादा हुई है, इस वाले से थोड़ी कम हुई है। शेडिंग फेस क्यों आता है, इसके बारे में अगर हम बात करें, वैसे तो ये बहुत ज़्यादा डीप साइंस का क्वेश्चन है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपके सवाल का जवाब देने की। इसका एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि हमारी जो ग्राफ्ट है उनको निकाला जाता है और कुछ टाइम के लिए उनको बाहर रखा जाता है। तो ऐसे में क्या है, उनकी जो ब्लड सप्लाई होती है वो कट हो जाती है। तो ब्लड सप्लाई कट होने की वजह से उन पर एक इफ़ेक्ट तो थोड़ा बहुत पड़ता ही है। तो इससे भी फ़र्क पड़ता है कि कितनी देर हेयर्स को बॉडी के बाहर, यानी कि ग्राफ्ट्स को, यानी कि जड़ को बॉडी के बाहर रखा जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर ये भी रीज़न था मैंने डीएसटी चूज़ किया, क्योंकि डीएसटी के अंदर ग्राफ्ट्स को बहुत ज़्यादा देर तक बाहर रखा नहीं जाता। और मे भी यही रीज़न है कि मेरा जो है शेडिंग बहुत ही कम हुई है। और शेडिंग जो होता है बहुत ही बुरा फेज़ होता है ट्रांसप्लांट के बाद का, और बहुत ही बुरा लगता है सर। तो मैं मानता हूँ कि अभी तक तो मुझे बहुत ठीक लग रहा है कि अगर ऐसा रहा और शेडिंग इससे ज़्यादा नहीं हुई तो बहुत ही बढ़िया रहेगा मेरा केस, क्योंकि मैं ऐसे में बाहर भी घूम सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, फ़ोटो भी खिंचवा लेता हूँ। अच्छा लगता है कि सर तो भरा हुआ है एटलीस्ट। तो हेयर को जितनी देर बाहर रखा जाता है उतना उन पर ट्रॉमा, उन पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ऐसे केस में वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है आपके शेडिंग फेस को। पिछली बार अगर मैं एफयूई की बात करूं, तो उसमें मैं सुबह मेरे ग्राफ्ट निकाल लिए गए थे और रात तक उनको लगाया गया था। तो आप समझ सकते हैं 6, 7, 8 घंटे तो बॉडी से बाहर वो रहे ही थे। तो शेडिंग फेस ऐसा हुआ था कि पूरे ही सारे मेरे बाल गिर गए थे और 5 या 6 महीने बाद आने शुरू हुए थे। तो उससे पीरियड भी डिफ़र करता है
किसी के 3 या 4 महीने बाद रिज़ल्ट आ जाता है, किसी का 6 महीने बाद रिज़ल्ट आना शुरू होता है, किसी का 8 महीने तक भी नहीं आता है। अगर आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं तो ये भी आपके हेयर ग्रोथ को सपोर्ट करती है। इसके अलावा आप मिनॉक्सिडिल लगा रहे हैं, फिनोस्टेरॉइड ले रहे हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि आपके DHT जो एक हार्मोन होता है जो हेयर थिनिंग के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है हार्मोन, उसको ब्लॉक करती है। और मिनॉक्सिडिल जो होता है आपकी ब्लड सप्लाई को बढ़ाता है। हम PRP लें या फिर हम मिनॉक्सिडिल को लंबे समय तक इस्तेमाल करें, इम्पैक्ट उतना ही होता है। और तीसरा हमारा जिसे कहते हैं हिजामा, हिजामा में भी यही होता है कि आपका ब्लड जो होता है, जो गंदा ब्लड होता है, उसको निकाल दिया जाता है और इससे रूट्स में ब्लड सप्लाई बढ़ती है। तो हिजामा का भी सेम ही इफ़ेक्ट होता है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर शेडिंग फेस की। तो अभी तक जितना इफ़ेक्ट पड़ता है आपके ग्राफ्ट पे, उतना ही लंबा और इतना ही ज़्यादा आपका शेडिंग फेस चलता है और उतनी ही ज़्यादा शेडिंग होती है। तो अब अगर मैं अपने हेयर ट्रांसप्लांट की बात करूं तो मुझे लगता है मेरी ग्राफ्ट पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, इसलिए मेरा बहुत ज़्यादा शेडिंग नहीं हुई है। पिछली बार शेडिंग में, और एक और मैं बात बताना चाहूँ कि मल्टीपल हेयर्स मेरे हाथ में आ जाते थे अगर मैं इस तरह से हाथ फेरता था। ये फ़ोटो अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखें कि 6-6, 7-7 हेयर एक साथ मेरे हाथ में आते थे, और इस बार ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो अभी तक मैं अपने शेडिंग फेस से अब बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और क्लोज से भी मैं दिखा देता हूँ दोबारा आपको। हेयर लाइन और टेम्पोरल लाइन दोनों विजिबल हैं। ये यहाँ से ज़्यादा वाइट दिख रहा है और यहाँ से कम वाइट दिख रहा है। उसका रीज़न ये भी है कि पीछे से लाइट पड़ रही है। बात करूँ मेरे डोनर एरिया की, तो मुझे लगता है कि ठीक ठाक हो गया है। अब 1 मंथ में बहुत ही बढ़िया हो गया है, पिछली बार ऐसा नहीं था। जो मैंने सबसे पहला रिज़ल्ट यूजेनिक्स का देखा था, मेरे एक फ्रेंड ने 75 रुपीज़ पर ग्राफ्ट वाला कराया था, और उसका 20 दिन के बाद देखने के बाद पता ही नहीं चल रहा था कि उसके बाल लगे हैं या फिर उसका जो है ये वाला जो एरिया जिसे हम कहते हैं डोनर एरिया, वहाँ से कोई हेयर निकाले गए हैं। इतना ज़बरदस्त मुझे लगा था, तो तभी से मैं इम्प्रेस था इनके रिज़ल्ट से। और यही रीज़न था क्योंकि शायद इनकी जो पंचिंग मशीन है और जो ग्राफ्ट इम्प्लांटेशन की टेक्निक है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करती है, इसलिए ऐसा लगा भी नहीं कि मेरा बहुत बड़ा कोई ऑपरेशन हुआ है। जो क्लिनिक्स अभी भी फोरसेप्स से लगाते हैं, मेरी पर्सनल प्रेफरेंस ये है कि मुझे फोरसेप्स से जो ग्राफ्ट लगाई जाती हैं उनमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता नहीं है। ना तो वो दिखने में अच्छी लगती हैं, पूरी काली खोपड़ी कर देते हैं, ना ही उनकी जो डेप्थ है वो अच्छी आती है, आधी आधी ग्राफ्ट बाहर रहती है। ऐसे में काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स होने का ख़तरा रहता है, बम्स बनने का ख़तरा रहता है, और आपके एंगल तो ठीक होते नहीं है। क्या करते हैं ट्रांसप्लांट क्लिनिक आपकी, इस तरह के ट्रांसप्लांट करते हैं कि जैसे आपको पीछे अपने हेयर करने हैं। हर किसी को पीछे नहीं करने होते, किसी को आगे करने होते हैं। तो आप डायरेक्शन वो दो जो कि नेचुरल हेयर के साथ मैच करे, ना कि वो जो कि आप चाहते हो। तो सीधी सीधी ग्राफ्ट जो होती हैं वो फोरसेप्स से लगा देते हैं, वो सीधी सीधी ग्रो हो जाती है और एक अजीब सा हेयर स्टाइल बन जाता है। कोई टेढ़े मेढ़े बाल जा रहे हैं पीछे, थोड़े से यहाँ से पीछे जा रहे हैं, थोड़े से इधर को जा रहे हैं, अजीब सा हेयर स्टाइल बन जाता है। ठीक है, अगर आपको सिर्फ बाल ग्रो करने हैं तो इतना ठीक है, लेकिन अगर आपको परफेक्शन चाहिए, एक्सेलेंस चाहिए, तो फिर आपको अच्छा क्लिनिक चूज़ करना होगा। अगर मार्केट में आपको एक 100 रुपये की चप्पल मिल रही है ना, तो 10 रुपये की चप्पल भी मिल जाएगी, लेकिन क्वालिटी में फ़र्क होगा। ऐसे ही हेयर ट्रांसप्लांट में भी है। 10 रुपये पर ग्राफ्ट में भी आपको क्लिनिक मिल जाएगा, और 100 रुपीज़ पर ग्राफ्ट में भी आपको क्लिनिक मिल जाएगा, और 500 में भी मिल जाएगा। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि यार जो 500 रुपीज़ या कोई 100 रुपीज़ पर ग्राफ्ट में लगा रहा है उसकी क्वालिटी सेम होगी जो 10 या 20 रुपये में लगा रहा है। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।